welcome back to my channel. It's me Simran Sahani and welcome to the revision quiz session of class 12th English chapter 2 Lost Spring Stories of Stolen Childhood. Okay guys, तो आज हम chapter 2 के revision and quiz session conduct कर रहे हैं. If you don't know me, I am Simran Sahani and मैंने अपने चैनल पे क्लास 12 की इंग्लिश का फुल सिलेबस पढ़ा रखा है. फुल सिलेबस के MCQ मैराथन लॉन्च करी है जिसमें आपको हर एक चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस मिलते हैं. एंड अब ये हमारी एंड इंग्लिश की पूरी राइटिंग स्किल भी मैंने कंप्लीट करा दिया. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों ही प्लेलिस्ट बहुत तरीके से मैंने आपके लिए पेश करी है. क्लास 12 इंग्लिश का पूरा सिलेबस, टर्म 1 टर्म 2 सबका, टर्म 1 के सारे MCQ क्वेश्चंस एंड योर राइटिंग सेक्शन. 12 स्टूडेंट्स, तुम्हारी इंग्लिश की तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ तुम्हारे लिए अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और ये क्या है, अब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया, MCQ भी कर लिया, राइटिंग सेक्शन भी कर लिया. अब आते हैं हमारे सामने क्या, रिवीजन. तो रिवीजन के लिए ये है तुम्हारे रिवीजन एंड क्विज सेशन. यहाँ मैं तुम्हें चैप्टर रिवाइज भी करवाऊंगी और तुम्हारा सेल्फ असेसमेंट भी. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. लॉस्ट स्प्रिंग के अलग अलग क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हो जाओ. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अलग अलग सैम्पल पेपर से मैंने यहाँ पे डाले हैं. रीजन बेस्ड, हाई एंड क्वेश्चन, फीलिंग बेस्ड क्वेश्चन एंड थोड़े थोड़े स्टैंड अलोन्स भी. तो एक नोटबुक लेकर आओ, सारे के सारे आंसर नोटबुक्स में लिखते रहो साथ के साथ. एंड आप लोगों को मैं आज बता रही हूँ, मैं आज आपको आंसर नहीं बताऊंगी इस वीडियो में, बिकॉज दिस इज अ प्योर क्विज. लास्टली मैंने लास्ट लेसन का क्विज करा था, उसमें मैंने आपको एंड ऑफ द वीडियो में आंसर्स बताए थे. ठीक है, आज मैं आंसर्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी आफ्टर अपलोडिंग दिस वीडियो. ठीक है, सारे बच्चे नोटबुक्स लेकर आ जाओ, आंसर्स मेंशन करना शुरू कर देना एंड लेट अस स्टार्ट आवर क्विज. तो सबसे जरूरी चीज क्या है, सारे नाइट ऑल आर्मी आ जाओ, सारे अर्ली राइजर्स आ जाओ, पेन लेके आ जाओ, नोटबुक लेके आ जाओ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो फर्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं. द एल्डर इज एन impoverished bangle maker. Despite long hours of hard labor, first as a tailor then as a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. तो ये गिवन है that even after so much of hard labor, वो इंसान जिसकी यहाँ बात हो रही है, जिसने टेलर की तरह भी काम करा और अपनी पूरी जिंदगी बैंगल मेकर की तरह भी काम करा, वो आज तक ना ही अपना घर रेनोवेट करवा पाया ठीक से, ना ही अपने 2 लड़कों को स्कूल भेज पाया. तो कौन है ये आप समझ चुके होंगे. तो लेट्स सी हु इज impoverished बैंगल मेकर. कौन है, मुकेश है, मुकेश के फादर है, मुकेश के एल्डर ब्रदर है या ऑथर है. यहाँ पे ABCD करेक्ट आंसर लिखो अपनी कॉपी में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम. व्हाट वाज ही बिफोर वर्किंग एज अ बैंगल मेकर. ही जो है यहाँ पे वो बैंगल बनाने से पहले क्या काम करते थे. A रैक पिकर थे, B कंस्ट्रक्शन लेबर थे, C टेलर थे, D नन ऑफ दिस. करेक्ट आंसर लिखो अपनी नोटबुक में. Let's move on to the next question. What could he not do even after working so hard? जो ही है इतनी मेहनत करने के बाद भी वो क्या चीज़ नहीं कर पाए. A construct a house, B purchase a house, C renovate a house या D demolish a house. तो मैं एक सेकंड रुक जाती हूँ जिससे आप आंसर लिख पाओ. बच्चे कहते दीदी आप भागते रहते हो ट्रेन की तरह. तो चलो मैं रुक गई हूँ, तुम आंसर्स लिखो अपना. मैं 5 सेकेंड्स तक ऐसे काउंट करूँगी एंड फिर अगला क्वेश्चन बोलूँगी. Okay, let's see the next question. What kind of existence the family has? अब ऊपर पैसेज पढ़ के तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जो फैमिली के बारे में डिस्कशन करा गया है, ही की फैमिली कैसी लाइफ होगी इनकी. ऑप्शन है हैंड टू माउथ वाली लाइफ होगी, यानी कि जो कमा रहे हैं वही खा रहे हैं. हैंड टू माउथ मतलब समझो कि जितना कमा रहे हैं एक दिन में जितना कमाया उसी से रोटी खरीदी और खा ली. ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा सेविंग वगैरह कुछ नहीं है. B आर्म टू आर्म, C फुट टू टो या D ईयर टू ईयर. कैसी इनकी जिंदगी चलती होगी, एग्जिस्टेंस कैसे होता होगा इनका. तो राइट द करेक्ट ऑप्शन इन योर नोटबुक्स एंड आई वेट फॉर 5 सेकेंड्स. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया है. लेट्स सी द नेक्स्ट केस. चूज द ऑप्शन दैट मोस्ट अप्रोप्रिएटली फिल इन द ब्लैंक फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट. अब ये एक्सट्रैक्ट गिवन है, अब यहाँ पे ABCD करके आपको जो है ब्लैंक दे रखे हैं. ब्लैंक के लिए ऑप्शन गिवन है, तुम फिल करोगे ब्लैंक में एक एक ऑप्शंस को. ओके, सी दिस एक्सट्रैक्ट. आपको एक्सट्रैक्ट गिवन है एंड यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक. तो लेट्स रीड इट. People migrate from villages to cities in search of better life. They want to earn money so that they can lead a good life and dash their children a better life. तो ऑप्शन A में क्या आ सकता है, let us see. Give their children a better life, scope their children a better life, controlling their children in a better life या continue their children better life. Let's move on to the next question. As cities have more dash for work, this makes them to migrate from villages to these big cities. Cities में ज़्यादा क्या होती है. ऑप्शन A, as cities have more rare, as cities have more opportunities, as cities expecting for work, as cities proof for work. तो जो करेक्ट आंसर है इसमें कौन सा ऑप्शन फिल हो सकता है इन चारों में से.
जो है आप अपनी नोटबुक में लिख लो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ब्लैंक। यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट ब्लैंक, डैश ऑल मिजरीज एंड चैलेंजेस ऑफ लाइफ एट यंग एज, साहिब इवन फाइंड्स अ जॉब इन अ टी स्टॉल शिफ्टिंग फ्रॉम रैक पिकिंग। तो आपको बताना है क्या आ सकता है इसमें, प्रोवाइड ऑल मिजरीज एंड चैलेंज ऑफ लाइफ, जॉब्स ऑल मिजरीज एंड चैलेंजेस ऑफ लाइफ, ये तो बन ही नहीं रहा है। डिनाइंग ऑल मिजरीज एंड चैलेंजेस ऑफ लाइफ एट यंग एज, स्टॉप ऑल मिजरीज एंड चैलेंजेस ऑफ लाइफ एट यंग एज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है बहुत अच्छे तरीके से बैठ रहा है, जो मीनिंगफुल बना है हमारे सेंटेंस को, ये थर्ड वाले। यहाँ पे क्या फिल करोगे आप? ओके, तो करेक्ट आंसर जल्दी से आप अपनी नोटबुक में लिखो। एंड फिर हम अपने लास्ट ब्लैंक में मूव करते हैं, शिफ्टिंग फ्रॉम रैक पिकिंग टू डैश हिज स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। तो डैश पे आप क्या फिल कर सकते हो, शिफ्टिंग फ्रॉम रैक पिकिंग टू लीव हिज स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, शिफ्टिंग फ्रॉम रैक पिकिंग टू chances his struggle for survival, shifting from rag picking to chasing his struggle for survival, shifting from rag picking to deal his struggle of survival। करेक्ट आंसर अपनी नोटबुक में लिखो, ए बी सी डी में से कौन सा होगा। ओके, तो विद दिस हमारा सेकेंड एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। आई एम गिविंग यू टाइम कि आप अच्छे तरीके से ऑप्शंस को फिल कर पाओ। ऑप्शंस देख लो दोबारा से, इनको अपने कॉपी में लिखो। आई एम वेटिंग एंड देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ओके, एंड जो ये जितने भी आंसर्स हैं, इस जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, आंसर्स पता है आपको कहाँ मिलेंगे? आंसर आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज मैं आपको आंसर साथ के साथ डिक्टेट नहीं कर रही हूँ। बच्चे कहते हैं दीदी क्विज की एक्साइटमेंट नहीं रहती है और आप आंसर बता देते हो, तो ठीक है, आंसर आपको बाद में मिलेंगे। अभी चेक करोगे, अभी नहीं मिलेगा आपको कुछ आंसर, बाद में आपको आंसर मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Let's move on to the next question. What did Mukesh want to become when he will grow up? क्या बनना चाहता है मुकेश? He want to become a car dealer, he want to become a motor mechanic, he want to become a motor engineer, he wanted to be a car manufacturer। A B C D में से क्या काम मुकेश भाई साहब करना चाहते थे? Let's move on to the next question. Why did rag picker children choose to remain barefoot? वो नंगे पैर क्यों रहते थे? It was their helplessness. ऑप्शन बी, इट वॉज अ फैशन इन देयर कम्युनिटी, वो फैशन था उनका नंगे पैर घूमने का। ऑप्शन सी, इट वॉज अ ट्रेडिशन, दे लाइक टू रिमेन विदाउट फुटवेयर, उन्हें मजा आता था नंगे पैर घूमने में। एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब ऐसा क्या है जिसकी वजह से साहिब अपना मास्टर नहीं रहा है? ए, साहिब कैरीज हिज बैग फॉर रैक पिकिंग, साहिब वर्क्स इन अ टी स्टॉल, साहिब इज पेड 800 रुपीज, साहिब कैरीज कैनिस्टर। तो आपको ये 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, इनमें से कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से साहिब अपना मास्टर नहीं है? तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज आपको समझ में आएगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे फिल करा जाता है। तो ये चारों में से जो जो रीज़न है कि साहिब अब अपना मास्टर नहीं रहा है, पहले आप साइड में लिखते रहो। साहिब कैरीज हिज बैग फॉर रैक पिकिंग, नहीं भैया, अब वो टी स्टॉल पे काम कर रहा है तो रैक पिकिंग वाला बैग लेके तो वो नहीं घूमेगा, तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट नहीं मैच करती है। ऑप्शन बी, साहिब वर्क्स इन अ टी स्टॉल, तो ये सही है, वो टी स्टॉल पे काम कर रहा है तभी वो अपना खुद का मालिक अब नहीं रहा है। साहिब इज पेड रुपीज़ 800, हाँ ये भी है, अब उसे पैसे मिल रहे हैं उनके, तो उनको उसके लिए जॉब करनी पड़ेगी टी स्टॉल वालों के लिए, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ऑप्शन सी, साहिब कैरीज कैनिस्टर। ऑप्शन नंबर 4, साहिब कैरीज कैनिस्टर, तो ये भी है, अब वो कनिस्टर उठाता है, अब वो अपना रैक पिकिंग का बैग अपना लॉर्ड या फिर अपना क्या लिखा है यहाँ पे, वो अपना मास्टर नहीं रहा, अब उसका मास्टर कौन है? टी स्टॉल वाला। पहले चाहे उसके पास में वो एक बैग था रैक पिकिंग वाला, बट वो उस समय पे वो खुद का मास्टर था, उसकी मर्जी है, वो पूरा दिन बिना नंगे पैर के कभी टेनिस कोर्ट के बाहर जाके खड़ा हो, कभी मैच देख रहा है, कभी कुछ मिल रहा है पैसा तो अपने पास रख रहा है, कभी अपने पेरेंट्स को दे रहा है, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, सुबह निकलता है शाम को आता है, उसकी अपनी मर्जी थी, वो कहीं भी कुछ भी कर सकता था। बट अब उसका जो सर था वो झुक चुका था। वाई? बिकॉज अब वो अपना मास्टर नहीं रहा था, अब उसे 800 रुपये के लिए टी स्टॉल पे काम करना पड़ा था और कैनिस्टर लेके घूमना पड़ रहा था, तो अब वो खुद का मास्टर नहीं था। तो करेक्ट आंसर में सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट तुम्हें ढूंढनी है, तो तुम से देख लो इनमें से कौन से ऑप्शन में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट तुम्हें मिलेगी और वही तुम्हारा आंसर होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It is his karma, his destiny, says Mukesh's grandmother, who watched her own husband go blind with dust from polishing the glass bangles। तो ये स्टेटमेंट किसने कही है? इट इज़ हिज कर्मा एंड डेस्टिनी, मुकेश की ग्रैंड मदर ने, जिन्होंने अपने हस्बैंड को भी उनकी आई साइट लूज करते हुए देखा है, ब्लाइंड होते देखा है बिकॉज ऑफ दिस बैंगल मेकिंग। सन मुकेश टू फाइंड हिज ओन डेस्टिनी, वो चाहती है मुकेश की अपनी डेस्टिनी बन जाए। शी थिंक्स दैट हर हस्बैंड हैज़ गॉन ब्लाइंड ड्यू टू हिज फेट, उनके हस्बैंड जो थे वो ब्लाइंड हुए अपनी फेट की वजह से। बिलीव इन कर्मा एंड डेस्टिनी विच प्ले अ मेजर रोल इन द लाइफ ऑफ बैंगल मेकर। तो ए बी सी डी इनमें से कौन से ऑप्शन ग्रैंड माँ के, मुकेश की ग्रैंड माँ के माइंडसेट से मैच करता है? ए बी सी डी करेक्ट आंसर सोच समझ के आप अपनी नोटबुक में मेंशन करो। उनको अच्छा नहीं लगता था कि बच्चे जो है उनके घर के बैंगल मेकिंग में रहे, वो चाहती थी कि उनका जो ग्रैंडसन मुकेश है अपनी डेस्टिनी बनाए,
वो अपने जो उनके जो हस्बैंड थे वो ब्लाइंड हुए उसको फेट समझती हैं, या वो कर्मा में बिलीव नहीं कर सकती, कर्मा में बिलीव नहीं कर सकती थी। तो आप लिखो 12th वाले का आंसर एंड हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 14, पहले असर्शन क्या गिवन है, द यंग बैंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देम इनटू अ कोऑपरेटिव। सबसे पहले ये सोचो ये असर्शन ट्रू है या फॉल्स है अपने माइंड के अंदर। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी कि वो बना सकते थे खुद को कोऑपरेटिव में या नहीं, ठीक है, सोचो। अब रीजन गिवन है क्यों नहीं बना सकते थे उन कोऑपरेटिव में, यहाँ गिवन है बिकॉज दे वर कॉट इन अ वेब ऑफ विशियस सर्कल, क्योंकि वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में जो थे फंसे हुए थे, और बहुत सारे लोग थे इस विशियस सर्कल में जो उन्हें प्रिवेंट करते थे फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू द क्या ऑपरेटिव्स। तो यहाँ पे आपको सोचना है रीजन असर्शन ट्रू है या फॉल्स है, रीजन एक्सप्लेनेशन है ए का या नहीं है। ABCD ऑप्शंस गिवन है में लिखो और बाद में आप चेक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। तो राइट डाउन द आंसर नंबर 14, दोबारा रीड करो इसको, 2 बार रीड करो, समझो और लिखो, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर वाला आपको सॉल्व कराया ना, अरे रीजन तो फॉल्स है तो हमने देख लिया कौन सा आंसर हो सकता है, असर्शन ट्रू था उसमें। अब यहाँ देखो असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है या नहीं, रीजन एक्सप्लेनेशन है या नहीं, फाइंड द आंसर, ठीक है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपने अभी तक कर लिया होगा, नहीं करा है तो वीडियो स्टॉप करके अगली देख लेना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो पहले एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say gullibly, realizing immediately how hollow that voice must sound. तो यहाँ पे बात हो रही है जब अनीस जुंगजी जो है साहिब को कहती है स्कूल चले जाओ, और फिर उन्हें खुद को बुरा लगता है कि उन्होंने उस बच्चे को क्यों बोला स्कूल चले जाओ, बिकॉज शी न्यू दैट कोई स्कूल है ही नहीं जहाँ पे वो जाके पढ़ेगा, ठीक है। लेट्स सी, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। स्कूल है ही नहीं, जब होगा तो मैं चला जाऊँगा। साहिब कहता है इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंगली। तो अनीस जुंग उसको क्या बोलती है साहिब को कि अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो तुम आओगे, तो वो कहता है येस, ही से स्माइलिंग ब्रॉडली। अ फ्यू डे लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। तो बच्चे तो बच्चे होते हैं। अब थोड़े दिनों बाद अनीस जुंग जब साहिब को फिर से मिलती हैं तो वो क्या कहता है उनको जाके, इज योर स्कूल रेडी, तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया, मैं आ जाऊँ आपके स्कूल में पढ़ने। दिस वॉज द सिचुएशन। It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant, but promises like mine abound in every corner of his bleak world. तो वो कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा, एम्बेरस फील हुआ कि मैंने उसे ऐसा प्रॉमिस कर दिया जो मैं कभी फुलफिल ही नहीं कर पाऊंगी। बट आगे एक स्टेटमेंट भी देती है कि उसके वर्ल्ड में, साहिब के वर्ल्ड में हज़ारों प्रोमिसेस उसको होते हैं बट कोई भी फुलफिल नहीं होता है। तो ये एक्सट्रैक्ट है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। लेट्स सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। साहिब्स मटरिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्ट हिज डैश। साहिब जो मटर कर रहा है और इधर उधर देख रहा है वो उसको क्या दिखा रहा है, एंगर, शाइनेस, एम्बैरेसमेंट, एंजाइटी। मैं कोई आंसर आपको अभी नहीं बताऊंगी, सब आप लिखोगे एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में बताऊंगी। ABCD लिखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ गलिबली, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मैचेस इन मीनिंग विद द यूजेज इन द एक्सट्रैक्ट। तो जो गलिबली वर्ड ऊपर यूज हुआ है, आपको इन चारों मीनिंग में से वो वाला मीनिंग चूज करना है जो एक्सट्रैक्ट में सबसे सही बैठता है। शोइंग अ डिग्री ऑफ इनफॉर्मेलिटी, lacking depth and substance, being insecure and deceitful, speaking with fluency। तो ABCD में से करेक्ट आंसर आपको लगाना है जो एक्सट्रैक्ट में मीनिंग सही बैठा हो। शी सेड ना, आई सेड गलिबली, ठीक है। शोइंग अ डिग्री ऑफ इनफॉर्मेलिटी, lacking depth and substance, being insincere and deceitful, speaking with fluency। Let's move on to the next question. Who do you think Sahib is referring to as they in the given sentence? तो साहिब कह रहे हैं ना, when they will build one I will go, जब वो स्कूल बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा। अब यहाँ पे दे कौन है, दे द ऑफिशियल्स हैं, दे द इनहेबिटेंट्स है, दे द टीचर्स हैं, दे द जर्नलिस्ट हैं। ABCD, वो किस पे भरोसा करके बैठा है कि वो स्कूल बना देंगे? ऑफिशियल, इनहेबिटेंट्स, टीचर, जर्नलिस्ट। राइट द आंसर इन योर नोटबुक। तो क्वेश्चन नंबर 18 दोबारा देख लो। मूव करते हैं। दैट लिस्ट रीजन व्हाई साहिब्स वर्ल्ड हैज बीन कॉल्ड ब्लीक। साहिब के वर्ल्ड को ब्लीक बोला गया है, तो उसके वर्ल्ड को ब्लीक क्यों बोला गया, उसके लिए 4 स्टेटमेंट गिवन है। जो जो स्टेटमेंट ट्रू है वो साइड में लिखोगे और ऑप्शन में से आप चूज करोगे, जैसे मैंने आपको ऊपर वाला क्वेश्चन कराया था। ऑप्शन ए, द एब्सेंस ऑफ पेरेंटल प्रेजेंस, उसके पेरेंट्स नहीं थे इसलिए। द पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से। ऑप्शन 3 इज इनएबिलिटी टू एड्रेस प्रॉब्लम, वो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पाता था इसलिए। हिज लैक ऑफ लाइफ स्किल्स, या द डिनाइड अपॉर्चुनिटीज ऑफ स्कूल, या फिर उसे स्कूल की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। तो इनमें से जो स्टेटमेंट जो है बता रही हैं कि ये रीज़न है उसके फ्यूचर के ब्लीक होने का, उसके प्रेजेंट के ब्लीक होने का, वो आप साइड में लिखो और इन ऑप्शंस में से चूज करना, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू टाइम टू रीड दिस क्वेश्चन एंड डू इट, ठीक है। तो चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट रीजन व्हाई साहिब वर्ल्ड हैज बीन कॉल्ड। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 21 सॉरी यहाँ रिपीट हो गया, तो अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सिलेक्ट द सूटेबल ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ लॉ स्प्रिंग। तो ये 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना होगा
दैट ये जो 4 ऑप्शन गिवन है उनमें से कौन सा ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइटर नोटिसेस दैट साहिब हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक। राइटर ने नोटिस करा कि साहिब की शक्ल पे से जो है उसका केयर फ्री लुक, बच्चों वाला जो लुक था वो चला गया है। एंड स्टेटमेंट 2 इज साहिब हैज टू सरेंडर टू हिज फ्रीडम फॉर 800 रुपीज़ पर मंथ। और साहिब ने अपनी जो बचपन था और जो फ्रीडम था वो खो दिया 800 रुपये महीने के लिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स गिवन है हमें। अब ये देखो क्या ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए है फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू, यानी कि पहली वाली फॉल्स है, सेकेंड वाली ट्रू है। ऑप्शन बी आप तब तक टिक करोगे जब बोथ 1 and 2 आर ट्रू। अगर आपके अकॉर्डिंग दोनों ट्रू है तो बी है। देन C1 इज 2 इज अ फैक्ट बट अनरिलेटेड टू 1, यानी कि कह रहे सेकेंड वाला एक फैक्ट है बट फर्स्ट वाले से इसका कोई रिलेशन नहीं है। एंड D1 आप तब करोगे व्हेन 1 इज द कॉज फॉर 2, यानी कि जो फर्स्ट वाला है इसका रीजन है 2। तो समझो इस सिचुएशन को एंड देन राइट डाउन द आंसर इन योर नोटबुक एंड आपको इसका करेक्ट आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन क्विज में इंक्लूड करे सो दैट आपको हर टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे को गिवन है पूरा एक्सट्रैक्ट द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैज, ओके तो लेट अस सी क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। व्हाट हैज बीन किल्ड बाय ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टॉय। तो ये पूछ रहे हैं कि फिरोजाबाद के लोगों में क्या चीज़ किल हो गई है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन की, ये जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री की वजह से ये जो इतना करप्शन और जो इतना विशियस सर्कल वहाँ चल रहा है उसकी वजह से उन लोगों ने क्या खो दिया है। ऑप्शन ए प्रॉस्पेरिटी ऑफ फिरोजाबाद खो चुकी है। ऑप्शन बी बैंगल मेकिंग एबिलिटी वो खो चुके हैं। ऑप्शन सी जॉय ऑफ पीपल अपनी खुशी खो चुके हैं। या ऑप्शन डी एबिलिटी ऑफ ड्रीम एंड इनिशिएटिव, या फिर सोचने अलग अलग ड्रीम करना वो लोग भूल चुके हैं और कोई इनिशिएटिव लेना वो लोग जो है किल हो चुकी है उनका इनिशिएटिव। जो आपको करेक्ट लग रहा है अपने नोटबुक्स में आप मेंशन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डज द नरेटर आस्क द यंग मैन टू ऑर्गेनाइज देम इनटू अ कोऑपरेटिव। क्यों कहती हैं सबको कि अपने को एक कोऑपरेटिव में आप बनाओ। तो डिराइव सम इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम देम, उन्हें कुछ अपना लालच था। टू हेल्प देम कम आउट ऑफ द विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन, वो चाहती थी कि वो मिडलमैन के सर्कल से बाहर आ जाएं इसलिए। टू फेस द पुलिस ब्रेवली, या ऑप्शन डी टू शट द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, उन्हें बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री को बंद करवाना था। तो करेक्ट आंसर मेंशन डाउन इन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 26 व्हाई डज अ क्राई रिंग इन एवरी होम of Firozabad? Middlemen exploit the Bangle factory workers. Police drive away protesters. They cannot look beyond Bangle, making the youth lack education. Next question, dash in the extract means extremely boring and uninspiring. एक word है ऊपर हमारे extract में जिसका मतलब है extremely boring and uninspiring. Mind numbing, vicious, halt, spiral. इनमें से कौन से word का मतलब है extremely boring and uninspiring? ये चारों ही word हमारे extract में use हुए हैं। मैं आपको extract show कर रही हूँ, इसको देखो। इनमें से कौन सा word है जिसका मतलब है जिसका मतलब है extremely boring and uninspiring? Okay, let's move on to the question number 28. The middlemen, the policemen, the keepers of the law, bureaucrats and the politician. वो क्या करते थे अब आपको ये बताना है। ऑप्शन ए वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ बैंगल मेकर, बैंगल मेकर्स के बेनिफिट के लिए वर्क करते थे। ऑप्शन बी इम्पोज बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। ऑप्शन सी वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, या ऑप्शन डी अबॉलिश चाइल्ड लेबर। तो आपको बताना है कि ये साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन क्या कर रहे थे फिरोजाबाद में से इन 4 ऑप्शंस में से। तो क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान से देख लो एंड राइट डाउन द आंसर इन योर नोटबुक। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू द रैग पिकर है, रैग पिकर्स के लिए गार्बेज क्या था? मनी, डेली ब्रेड एंड रूफ ओवर देयर हेड। ऑप्शन सी गोल्ड, ऑप्शन डी सिल्वर। करेक्ट आंसर राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है द ऑथर विजिटेड द टाउन एंड टेम्पल ऑफ उदीपी आफ्टर। तो मैंने आपको चैप्टर में बताया था ऑथर विजिट करती है उदीपी टाउन, तो आपको बताना है कब विजिट करती है। आफ्टर 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 30 ईयर्स, 15 ईयर्स। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा था तो ये आंसर आपको आता होगा डेफिनेटली। तो विद दिस गाइस दीज 30 क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैंने स्टैंड अलोन कम इंक्लूड करे थे, जैसे इसमें मैंने स्टैंड अलोन्स कम इंक्लूड करे हैं, न्यू पेपर पैटर्न क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो विद दिस गाइज आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस अगर इसमें से डिफिकल्ट लगे थे, नहीं आता है आंसर, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करूंगी। एंड डोंट वरी, हम इन चैप्टर्स को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम बार बार इनका रिविजन करेंगे एंड डेफिनेटली मैं आके आपको वंस अगेन ये सारे के सारे क्वेश्चन समझा दूंगी। सो क्लास 12th इंग्लिश स्टूडेंट्स, लेट मी रिमाइंड यू दैट हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं गाइज। तो अगर आपने 12th इंग्लिश का सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करो, हमारा पहला पेपर इंग्लिश का है, इंग्लिश को कंप्लीट करके सबसे पहले साइड में रख दो जिससे आप अपने मेजर सब्जेक्ट पे फोकस कर पाओ। इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है, मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से सारे चैप्टर पढ़ाए, समरी नहीं दी है। अगर चैप्टर पढ़ लिया हर एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे चैप्टर पढ़ के ही, क्योंकि समझ में आएगा तुम्हें चैप्टर में हो क्या रहा है। ये नहीं कि समरी ये इसने कहा ये, नो, ईच एंड एवरी डेप्थ आपको पता है। तो चैप्टर पढ़ो सबसे पहले, फिर एमसीक्यू मैराथन सीरीज देखना। और अब ये क्विज सीरीज चल रही है, इनको भी मैं एमसीक्यू मैराथन में ही डालूंगी। वाई? बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमसीक्यू मैराथन में तो हर
चैप्टर का हर एक क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैंड अलोन्स भी इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना स्टैंड अलोन नहीं करने, तो स्टैंड अलोन भी मैंने आपको करा दिया। MCQ हाई एंड क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। लास्ट क्या बचता है इंग्लिश के लिए, राइटिंग सेक्शन, अनसीन पैसेज, तो उसकी वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दिया, तो आप लोग फुल मार्क्स स्कोर करो इंग्लिश में। तो गाइस बी रेडी टू रॉक योर इंग्लिश एग्जाम। मैं जा रही हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट टेस्ट के अंदर डीप वाटर के। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड आंसर्स आपको मिल जाएंगे थोड़ी देर बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एंड पैनिक नहीं करना, अगर थोड़े बहुत आंसर्स आपके गलत हुए हो, मैं आके आपको सब कुछ समझा दूंगी। तो once again, bye bye, take care, best of luck, and I'll meet you in the next video.